हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में, जो आपके लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 10 के साथ साथ उन सभी एग्ज़ाम्स में सहायक सिद्ध होगी जिसमें भी मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद विस्तार से एक एक पहलू पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की। दोस्तों, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत सांविधिक संस्था मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, इस वाक्य से आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में आया। दूसरी बात, इस अधिनियम की धारा 15 के तहत मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। एवं तीसरी बात जो इस वाक्य से आपको ध्यान रखनी है वह यह है कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की प्रकृति सांविधिक है। तो दोस्तों, इन तीनों बात को आप आपके एग्जाम के लिहाज से आवश्यक रूप से ध्यान रखिए। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना की। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 22 अगस्त 2005 को हुई, जिसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना 22 अगस्त 2005 को हुई एवं इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। यदि हम इस आयोग की संरचना की बात करें तो दोस्तों, इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त एवं 10 अन्य आयुक्त शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल दोस्तों 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो तब तक होता है। दोस्तों, इनकी नियुक्ति अर्थात मुख्य एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। यदि हम इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष या मुख्य आयुक्त की बात करें तो वे हैं अरविंद कुमार शुक्ला एवं इस पद को पहली बार TN श्रीवास्तव ने सुशोभित किया। अब हम चर्चा करते हैं राज्य सूचना आयोग के कार्यों के बारे में। तो दोस्तों, आयोग किसी व्यक्ति की शिकायत जो सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा हो या उसे सूचना देने से मना कर दिया गया हो या उसे गलत अथवा भ्रामक सूचना दे दी गई हो, इनकी जांच एवं निगरानी करता है। विशेष तथ्य की यदि हम बात करें तो दोस्तों, आयोग के मुख्य आयुक्त और आयुक्त अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। कदाचार के आधार पर राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात इन्हें पद से हटा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाती है। आपको इन 3 बातों को ध्यान रखना है। दोस्तों, हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं उन सारे तथ्यों का जो हमने आयोग के ओवरव्यू में देखे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा कि सूचना अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 की धारा 15 के तहत सांविधिक संस्था मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। यहाँ हमने 3 बातें ध्यान से पढ़ी थी, जिसमें पहली बात है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। इसके बाद इस 2005 के अधिनियम की धारा 15 से मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया, जो कि एक सांविधिक संस्था है।
इसके बाद हमने चर्चा करी थी इस आयोग की स्थापना की कि इसकी स्थापना 22 अगस्त 2005 को की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। फिर हमने देखा था संरचना को कि इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त तथा 10 अन्य आयुक्त शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो तब तक होता है, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। फिर हमने चर्चा करी थी आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की, जो कि हैं अरविंद कुमार शुक्ला। प्रथम अध्यक्ष थे TN श्रीवास्तव। इसके बाद हमने देखा था आयोग के कार्यों को, जिसमें हमने बात करी थी कि आयोग किसी व्यक्ति की शिकायत जो सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा हो या उसे सूचना देने से मना कर दिया गया हो या उसे गलत अथवा भ्रामक सूचना दे दी गई हो की जांच एवं निगरानी करता है। इसके बाद हमने आयोग से संबंधित विशेष तथ्य की बात करी थी, जिसमें हमने बात करी थी कि आयोग के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। दोस्तों, हमने यह भी चर्चा करी थी कि राज्यपाल कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात इन्हें पद से हटा सकते हैं। हमने यही भी बात करी थी कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपते हैं। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में एक एक पहलू पर विस्तार से, जिसमें हम जानेंगे आयोग के परिचय को, संरचना को, योग्यताएं, नियुक्ति की भी हम बात करेंगे। दोस्तों, कार्यकाल एवं सेवा शर्तों की चर्चा भी हम इस वीडियो में करेंगे। त्यागपत्र व पद से हटाने को भी हम विस्तार से समाहित करने का प्रयास करेंगे। सूचना अधिकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा हम करेंगे। रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन को हम देखेंगे। आयोग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आयोग के अध्यक्षों की सूची को हम देखेंगे और अंत में प्रश्न पुस्तिका। दोस्तों, इसके लिए हम एक अलग से प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी आयोगों की प्रश्न पुस्तिका या जितने भी वस्तुनिष्ठ या MCQ प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं परिचय से। दोस्तों, सर्वप्रथम मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश जानकारी स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को 31 जनवरी 2003 को मध्य प्रदेश गजट में प्रकाशित कर दिया, लेकिन यह प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया। दोस्तों, गजट का मतलब होता है राजपत्र। आप यह बात भी ध्यान रखें, आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। यदि आपके प्रश्न में गजट लिखा आता है या राजपत्र लिखा आता है तो इनका आपको एक समान अर्थ निकालना है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश जानकारी स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को 31 जनवरी 2003 को मध्य प्रदेश में गजट में तो प्रकाशित कर दिया था, राजपत्र में तो प्रकाशित कर दिया था, किंतु यह अधिनियम प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया था। आपको यह बात ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं दूसरे बिंदु की, जिसमें कहा गया है मध्य प्रदेश सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग जानने का हक नामक पुस्तक प्रकाशित करता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर इस पुस्तक को भी ध्यान से याद रखना है। पुस्तक का नाम क्या है? जानने का हक। यह किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा। इसके बाद हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत की गई। इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत हमने मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किया है। आपको इन 3 बातों को ध्यान रखना है। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना 22 अगस्त 2005 को की गई। 22 अगस्त
2005। आपको यह डेट आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है दोस्तों। और यह आयोग एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। दोस्तों, आपके एग्जाम में इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, या क्या इस आयोग का वर्णन संविधान में किया गया है या नहीं। तब आपको आंसर लगाना है नहीं किया गया, क्योंकि यह एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन अधिनियम के माध्यम से किया गया है, ना कि संविधान संशोधन के माध्यम से। संवैधानिक निकायों का उल्लेख संविधान में होता है, सांविधिक निकायों का उल्लेख संविधान में नहीं किया जाता। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय है, जिसका मुख्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं आयोग की संरचना की। तो दोस्तों, इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त और 10 अन्य आयुक्त होते हैं। यहाँ पर अन्य आयुक्तों की जो 10 संख्या बताई गई है वह अधिकतम है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति इसमें की जाती है। वर्तमान में इसमें एक मुख्य आयुक्त और 3 अन्य आयुक्त शामिल हैं। यदि हम वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें मध्य प्रदेश सूचना आयोग से संबंधित, तो वे हैं अरविंद कुमार शुक्ला। वर्तमान में 3 अन्य आयुक्त की यदि हम बात करें तो इनमें शामिल हैं विजय मनोहर तिवारी, डॉक्टर अरुण कुमार पांडेय एवं राहुल सिंह। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं मुख्य आयुक्त एवं अन्य आयुक्त की योग्यताओं की। तो दोस्तों, मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त या अन्य आयुक्त बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष अनुभव प्राप्त होना चाहिए, जिनमें शामिल है विधि, विज्ञान एवं तकनीक, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार एवं प्रशासन। दोस्तों, जो भी व्यक्ति मुख्य आयुक्त एवं अन्य आयुक्त के पद पर जाना चाहते हैं, उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण ना करते हों। इन सारी बातों को ध्यान रखा जाता है। वे व्यक्ति कोई लाभ का व्यापार ना करते हों। दोस्तों, इन सारी बातों के बाद कि किसी भी व्यक्ति को इन 7 क्षेत्रों से संबंधित अनुभव होना चाहिए, साथ ही साथ उसे संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, राजनीतिक दल से संबंधित किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करना चाहिए या कोई भी लाभ का व्यापार नहीं करना चाहिए। इन सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही हम किसी व्यक्ति को मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त या अन्य आयुक्त के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त की नियुक्ति की। तो दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। 3 सदस्यीय समिति में मुख्यमंत्री, जो कि अध्यक्ष के रूप में शामिल होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता एवं तीसरा व्यक्ति एक कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। आपको याद रखना है कि इस 3 सदस्यीय समिति में मुख्यमंत्री, जो कि समिति का अध्यक्ष होता है, विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन एवं एक कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। इस समिति की सिफारिश पर गवर्नर या राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। आपको इन सारी बातों को ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों, एमपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में यूनिट 10 एक ऐसी यूनिट है जिसको आप यदि अच्छे से कवर कर लेते हैं
तो आप यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जितने भी प्रश्न उस यूनिट से आएंगे उनमें से 90% से अधिक प्रश्नों को आप सही टिक करके आएंगे। इसके अलावा बाकी सारी यूनिट्स में, स्पेशली साइंस टेक वाली यूनिट में, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि कहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए। हम इस बात का निर्धारण प्रश्न पत्र को देखने से पहले नहीं लगा सकते। तो यदि मैं आपसे कहूँ कौन सी यूनिट आपके लिए ज़्यादा स्कोरिंग है, उसमें शामिल है यूनिट 10 पॉलिटी से संबंधित पोर्शन, एमपी से संबंधित प्रश्न, एमपी की भूगोल, एमपी की पॉलिटी, एमपी का खेल परिदृश्य। ऐसी सारे जगहों से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। यदि आप यहाँ पर अपने मार्क्स को लूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से दूर होते जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी यूनिट्स जो एकदम स्टैटिक हैं, जिनसे प्रश्न आते ही आते हैं, उनको आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है। तो चलिए इस वीडियो में अब हम बात करते हैं कार्यकाल एवं सेवा शर्तों की। दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो तब तक होता है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है यह दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होते। दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। आपको यह पॉइंट ध्यान रखना है। यहाँ पर केंद्र सरकार लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट का उल्लेख नहीं है। आप ध्यान रखिए इस बात को। अब हम बात करते हैं नोट पॉइंट की। दोस्तों, यदि किसी सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसका कार्यकाल आयुक्त एवं मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। आपको यह बात ध्यान रखनी है दोस्तों। यह क्राइटेरिया या यह हमने बात केंद्रीय सूचना आयोग वाले वीडियो में भी की थी। आप इस बात को आवश्यक रूप से ध्यान रखें। अब हम चर्चा करते हैं मुख्य आयुक्त व आयुक्त का त्यागपत्र या पद से हटाना। तो दोस्तों, त्यागपत्र में सीधी सीधी बात है कि आयोग के मुख्य आयुक्त और आयुक्त अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। अब बात आती है पद से हटाने के संबंध में। तो दोस्तों, राज्यपाल मुख्य आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त को 2 प्रकार से पद से हटा सकते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना भी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाने के आधार हैं केवल कदाचार, जिसको हम इंग्लिश में मिसकंडक्ट कहते हैं, या असमर्थता के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि संबंधित व्यक्ति कदाचार का दोषी है या असमर्थता प्रदर्शित करता है, तो इस आधार पर राज्यपाल उनको उनके पद से हटा सकता है। राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना भी संबंधित व्यक्ति को पद से हटा सकता है, जिसमें आधार शामिल है कि नंबर 1, वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, नंबर 2, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा हो, नंबर 3, वह व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया हो। तो आपको दोनों प्रकार की बातों को ध्यान रखना है। राज्यपाल 2 तरीके से आयोग के मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त या अन्य आयुक्त को उनके पद से हटा सकता है। पहला सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद आधार हमने देखे थे केवल कदाचार या असमर्थता के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना किस तरीके से हटाएगा, उसमें हमने बात करी थी कि संबंधित व्यक्ति यदि मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया जाता है या अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है या दिवालिया घोषित हो जाता है, इस आधार पर राज्यपाल संबंधित व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बिना भी उसके पद से हटा सकता है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं नोट पॉइंट की। दोस्तों, राज्यपाल हटाने से संबंधित कदाचार मामले को जांच के लिए उच्चतम न्यायालय को भेजता है और जांच सही होने पर राज्यपाल सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को पद से हटा देते हैं। दोस्तों, यह बात हम पहले भी कर चुके हैं। आपको इन सारे बिंदुओं को ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधानों की। तो दोस्तों, भारत का कोई भी नागरिक
किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है। यह बात कही गई है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में। कोई भी आपके लिए सूचना देने से मना नहीं कर सकता, सिवाय उन संस्थानों या उन इंस्टीट्यूशन को छोड़कर जिनको इस अधिनियम के दायरे से बाहर किया गया है, जिनकी बात हमने पिछले वीडियो में करी थी। ऐसे 22 संस्थान थे और शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है, उदाहरण के रूप में उन 22 संस्थानों में से 16 संस्थानों का उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। दोस्तों, सूचना 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था करी गई है इस अधिनियम में। दोस्तों ध्यान रखिए, जिन बिंदुओं की हम चर्चा कर रहे हैं वह है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान। मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, यदि कोई सामान्य सूचना होती है तो उसके लिए उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान तो 30 दिन है, लेकिन यदि कोई ऐसी सूचना मांगी गई है जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो वह सूचना 48 घंटे के अंदर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ऐसी बात सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में की गई है। दोस्तों, इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेज का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। ऐसा शायद इसलिए कहा गया होगा कि आपको अपने दस्तावेजों को संरक्षित या सुरक्षित रखना है ताकि इन फ्यूचर या भविष्य में कोई व्यक्ति यदि आपसे सूचना मांगता है तो आप उसको इस बात के कारण मना ना कर दें कि मेरे पास सूचना उपलब्ध नहीं है, मेरे पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तो अधिनियम में साफ साफ कहा गया है सार्वजनिक प्राधिकरणों से कि आप अपने दस्तावेजों का संरक्षण करें एवं उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखें ताकि आप फ्यूचर में कोई बहाना ना बना पाएं कि सर हमारे पास सूचना इस कारण से नहीं है, भूकंप आ गया था, हमारे दस्तावेज जल गए हैं। कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ें आप बहाने बनाकर व्यक्ति को भ्रमित ना कर पाएं एवं सूचना देने से इनकार ना कर पाएं, इसलिए यह प्रावधान इस अधिनियम में पहले ही कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन की। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपा जाता है। राज्य सरकार इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाती है। ध्यान रखिए दोस्तों, यह आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट को सौंपती है, जो कि इसे राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाती है। अब हम चर्चा करते हैं आयोग के कार्य एवं शक्तियों की। तो दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करना, आयोग उचित आधार होने पर किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दे सकता है। दोस्तों, आयोग के पास पूछताछ करने हेतु समन भेजने, दस्तावेजों की आवश्यकता आदि के संबंध में सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की सूची पर, जिसमें हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयोग में ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने पहली बार इस पद को सुशोभित किया। वह है श्री TN श्रीवास्तव, जिनका कार्यकाल 14 अक्टूबर 2005 से 31 अक्टूबर 2005 तक रहा। फिर श्री पदपाणी तिवारी, इनका कार्यकाल 26 मार्च 2007 से 25 मार्च 2012 तक रहा। फिर श्री इकबाल अहमद, इनका कार्यकाल 4 अगस्त 2012 से 21 दिसंबर 2012 तक रहा। फिर श्री KD खान, 11 फरवरी 2014 से 10 फरवरी 2019 तक। फिर इसके बाद श्री अरविंद कुमार शुक्ला, 30 मार्च 2019 से अब तक। आपको इस टेबल से दो बातें आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है। पहली यह है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन थे, तो वे थे श्री TN श्रीवास्तव जी, एवं वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है, श्री अरविंद कुमार शुक्ला। आपको इन दो व्यक्तियों के नाम आवश्यक रूप से ध्यान रखने हैं। अब हम चर्चा करते हैं एग्जाम हेल्प की। तो दोस्तों, जब सरकार सूचनाओं को अपनी पहल पर नागरिकों के द्वारा
बिना मांगे ही उपलब्ध कराने का दायित्व करती है तो इसे सुओ मोटो डिस्क्लोज़र कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, सुओ मोटो डिस्क्लोज़र हम किस प्रक्रिया को कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं जब सरकार सूचनाओं को अपनी पहल पर नागरिकों के द्वारा बिना मांगे ही उपलब्ध करवाने का दायित्व अपने ऊपर लेती है कि आपको सरकार से सूचनाएं मांगनी नहीं होगी, सरकार खुद व खुद अपने द्वारा किए गए कार्यों, अपने द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना आप तक पहुंचाएगी। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सुओ मोटो डिस्क्लोज़र। स्वतः संज्ञान के माध्यम से सरकार ऐसा करती है। दोस्तों, यहाँ पर एक ब्लॉक और दिया हुआ है जिसमें चाय पर चर्चा की गई है, तो चलिए हम इसको भी कवर करते हैं। दोस्तों, सूचना देने से इनकार करने पर या सूचना समय पर ना देने पर या गलत सूचना देने पर सूचना आयोग 250 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का जुर्माना संबंधित सूचना अधिकारी पर लगा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में विस्तार से हमने चर्चा करी है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में। यहाँ पर आपके लिए वार्तालाप के माध्यम से उन सारी बातों को बताया गया है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप इस वार्तालाप को ध्यान से देख सकते हैं, आपके लिए थोड़ा सा रोचक लगेगा। तो दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे सतर्कता आयोग के बारे में। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस से आपके एग्ज़ाम की तैयारी में किसी भी प्रकार की सहायता होती है तो दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें। दोस्तों, अधिक से अधिक ऐसे व्यक्तियों तक शेयर जरूर करें जिनको हमारे वीडियोस से लाभ हो सकता है। दोस्तों, आप अलग अलग स्टूडेंट्स के ग्रुप्स में हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। पर्सनली स्टूडेंट्स को मैसेज करके भी हमारे चैनल के बारे में जानकारी दे सकते हैं ताकि अन्य लोग भी आपकी ही तरह हमारे इन वीडियोस का लाभ ले पाएँ। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है। आप उस लिंक के माध्यम से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एवं हमारी इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको पुस्तक की लिंक भी प्रोवाइड की हुई है, आप वहां से पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। दोस्तों, याद रखिए, मेहनत करने का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क इक्वल टू सक्सेस, इस बात को आप ध्यान रखें। जो व्यक्ति सफल हो जाता है उसकी ही स्ट्रेटेजी आगे चलकर स्मार्ट वर्क कहलाती है। कोई व्यक्ति पहले से नहीं बोलता सिलेक्शन के पहले कि मैंने स्मार्ट वर्क कर रहा हूं। जिस भी व्यक्ति का सिलेक्शन होता है उसके काम को सराहा जाता है, उसके काम को ही स्मार्ट वर्क कहा जाता है। तो लगातार मेहनत करें, पढ़ते रहें, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों साथ में करें, तभी सिलेक्शन मिलने वाला है। दोस्तों, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।